हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और उसका पार्ट 3 कवर करेंगे। इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको जाके चेकआउट कर लो। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पार्ट 3 से। सो लेट्स बिगिन। बच्चों हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था पहले वो देख लेते हैं। हम ये देख रहे थे कि जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। तो हमने देखा था पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहला तो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा होता था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी। पिछले पार्ट में मैं आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस दोनों करवा चुका हूं। तो आज की क्लास में हम जो सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा हमारा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल कंपनी होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करा के बनाई होती है। तो इसमें बाकी कंपनी से पता है फर्क क्या होता है कि ये जो कंपनी होगी ना, इसके अंदर ओनरशिप 51% या इससे ज्यादा की ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। बस ये फर्क होता है। तो बात समझे मैंने क्या समझाया आपको कि गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल कंपनी जैसी होती है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाया जाता है। बस इसमें फर्क इतना सा होता है कि इसके अंदर 51% या इससे ज्यादा की जो ओनरशिप होती है, जो शेयर्स खरीदे होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। अब ये मर्जी है गवर्नमेंट की कि ये अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद ले 51% शेयर्स, या फिर हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट खरीद ले 51% शेयर्स, या फिर हो सकता है कि दोनों मिलके 51% शेयर्स दोनों ने खरीद रखे हैं। तो ऐसी जो सी भी कंपनीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। और बच्चों गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया है। यानी ये पब्लिक वेलफेयर के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचती, कुछ हद तक सोचती है पर बहुत ज्यादा नहीं सोचती। इसका सोलली एक पर्पस क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो अब अपन इसको रीड करते हैं। ये बोल रहा है अ गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको बनाया जाता है। इट ऑपरेट्स एज अ बिजनेस एंटरप्राइज, इसको बिजनेस एंटरप्राइज की तरह देखा जाता है। कंपीटिंग विद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, यानी प्राइवेट सेक्टर से लड़ती भिड़ती है और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। आगे कहा गया इट इज डिजाइन फॉर कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसको क्यों बनाया जाता है, इसको कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव यानी पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया जाता है। एंड नॉट मियरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, यानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बनाया जाता, इसको कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया जाता है। तो आगे इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है वो भी रीड कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। तो यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो। देखते हैं, सबसे पहली बात या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या फिर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर 51% शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। अब अपन बच्चों गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, इट इज कॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, यानी इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाया जाता है। आगे कह रहा है इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह है कि इस पे केस हो भी सकता है और ये किसी और पे केस कर भी सकती है, और ये खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं कंपनी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो यानी इसमें लिखा हुआ है इट इज मैनेज्ड एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजंस लाइक प्राइवेट कंपनीज, यानी इसका मैनेजमेंट जो होता है वो बाकी प्राइवेट कंपनीज की तरह ही इसको मैनेज किया जाता है। तो यानी गवर्नमेंट होने के बाद ऐसा नहीं है कि किसी मंत्री की इतनी ज्यादा चल रही है या कोई और सिस्टम, ना, इसको बिल्कुल वैसे ही मैनेज किया जाता है जैसे किसी प्राइवेट कंपनी को मैनेज करते हैं। आगे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में इंडिपेंडेंट स्टाफिंग पॉलिसीज। इंडिपेंडेंट स्टाफिंग पॉलिसीज का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी बंदे को रखना है तो उसके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं इन्होंने, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए हैं कि किसी बंदे को अगर हमें रखना पड़ा तो हम कैसे रखेंगे। आगे इसके फीचर करते हैं। पॉइंट नंबर 5 ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ऑडिट एंड अकाउंटिंग में ये बोल रहा है कि इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम नॉर्मल गवर्नमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की ऑडिट होती है ना और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, उस तरीके से ऑडिट नहीं होती इसकी। ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका एक ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कई बार क्या होता है पार्लियामेंट में इसके ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स रख दिए जाते हैं, पर इसके अंदर जैसे बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट होती है ना वैसी ऑडिट नहीं होती। इसकी ऑडिट किस तरीके से होती है फिर सर, तो बच्चों जो कंपनीज एक्ट 2013 ने जो ऑडिट का प्रोसीजर बता रखा है ना, उस प्रोसीजर के हिसाब से इसकी ऑडिट होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 6 फंड रेजिंग कैपेबिलिटी, यानी पैसा कहां से आता है। ये बोल रहा है इट में रेज
रेज फंड्स थ्रू, यानी ये पैसा कहां कहां से ले सकता है? सबसे पहली बात गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया शेयर खरीदने के बदले में उससे, या फिर प्राइवेट शेयर होल्डर से। यानी इसका मतलब ये है कि मान लो 100% कंपनी है, ये 100% कंपनी में से 51% या इससे ज्यादा सरकार ने खरीद रखा होगा, पर बाकी 49% आप और मुझ जैसे लोगों ने तो खरीदा होगा, तो वहां से भी पैसा आ सकता है। प्राइवेट शेयर होल्डर का मतलब ये है। आगे कह रहे हैं कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन। कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि कहीं से लोन उठा लिया, यानी कहने की बात यह है कि नॉर्मल जैसे बाकी कंपनीज पैसा उठाती है वैसे ये भी पैसा उठाती है। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब बच्चों अपन इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स सबसे पहला क्या है कि बहुत ही क्विक फॉर्मेशन है, बड़ी जल्दी से बन जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल कानून यानी लॉ बनाने की जरूरत नहीं होती, अलग से कोई मिनिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप इसको बना सकते हो आराम से। आगे कह रहे हैं सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। ये बहुत बढ़िया बात होगी कि भाई इसके अंदर गवर्नमेंट से एक अलग इसको आइडेंटिटी दी जाती है, अलग तरीके से अपना काम करती है। आगे कह रहे हैं इट हैज मैनेजरियल ऑटोनॉमी। मैनेजरियल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि इसको जो लोग चलाते हैं ना वो बिजनेस के दिमाग से चलाते हैं, यानी सोशल वेलफेयर के दिमाग से नहीं चलाते, तो इनको थोड़ा सा ना ज्यादा इंडिपेंडेंस होती है। जो इसके डायरेक्टर होते हैं वो थोड़ा खुल के काम कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कंपनी जो से प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में निकालती है ना वो बहुत जेन्युइन और रीजनेबल प्राइसेस के होते हैं। इससे क्या होता है बाकी कंपनीज पे प्रेशर रहता है कि भाई हम ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी है, वो सही रेट में माल निकालती है। तो इसका मतलब सप्लाईज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस, बहुत ही सही वाजिब दामों के अंदर ये अपने गुड्स और सर्विसेज को निकालती है। दस हेल्पिंग टू कर्ब मोनोपोलीज, यानी इसके कारण क्या होता है कोई सी भी कंपनी अकेली मार्केट पे दबदबा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि सामने गवर्नमेंट कंपनी है और वो सस्ते रेटों के अंदर चीजों को निकाल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले लिमिटेशन है लिमिटेड रेलिवेंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है कि कंपनीज एक्ट का आप बोलते तो हो कि साहब कंपनीज एक्ट लगता है, इसकी अलग आइडेंटिटी होती है, इसकी आइडेंटिटी अलग होती है, पर इतना ज्यादा ना ये प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। ये कह रहे हैं इन कंपनीज विद फुल गवर्नमेंट ओनरशिप, यानी ऐसी कंपनी जिसके अंदर 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप है, सम लीगल प्रोविजंस बिकम इनइफेक्टिव इन प्रैक्टिस। यानी अगर हम आममर्रा की जिंदगी में देखें ना तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो उसमें ना ज्यादा कंपनीज एक्ट की थोड़ी सी चल नहीं पाती, थोड़ी सी दिक्कत आती है कंपनीज एक्ट की चलने में। ठीक है, आगे कह रहे हैं पॉइंट नंबर सेकंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि ऐसी कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को पार्लियामेंट में जवाब नहीं देना पड़ता, तो इस करके ना पब्लिक को ये आंसरेबल नहीं होती डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तरीके से हाँ ये आंसरेबल होती है, पर डायरेक्टली इनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता पार्लियामेंट में खड़े होकर कि आप कैसा काम कर रहे हो, आप लॉसेस में क्यों जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठाता। आगे कह रहे हैं पॉइंट नंबर थर्ड गवर्नमेंट डोमिनेंस। गवर्नमेंट डोमिनेंस का मतलब यह है कि हालांकि कंपनी का स्ट्रक्चर है, हालांकि इसको हमने गवर्नमेंट से अलग रखा है, पर इसके बावजूद ना मैनेजमेंट कहीं ना कहीं देखो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रहता ही है, गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट का डंडा तो रहता ही है। तो बच्चों यहां पर हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनी खत्म। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है द पब्लिक सेक्टर्स रोल टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज इमेजिन्ड इन 1960 एंड 1970s। तो इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पे 2025 के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल है ना वो जो 1960 और 70 में सोचा था ना सरकार ने उससे काफी डिफरेंट हो चुका है। और उसका रीजन भी है बच्चों, 1960s और 1970s में ना हम थोड़े ज्यादा सोशलिस्टिक माइंडसेट के थे, हम थोड़ी ज्यादा ये करते थे कि सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए। पर आज 2025 के अंदर काफी लिमिटेड एरियाज हैं जिसके अंदर सरकार ना दखल अंदाजी करती है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करती सरकार। तो हम यही देखते हैं कि पहले पे तो क्या होता था, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैलेंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चेक फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, यानी इन सारी चीजों पर फोकस करती थी। 1960s और 1970s के अंदर पब्लिक सेक्टर इस पर फोकस करता था, पर आज के टाइम पे थोड़ा सा फोकस ना अलग हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। और वो कैसे चेंज हुआ है, किस तरीकों से चेंज हुआ है, वो अपन आगे देखते हैं। तो आगे ये बोल रहा है 4 मेजर पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, यानी 4 मेजर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए किसने, सरकार ने। इट इज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर ने कुछ 4 मेजर पॉलिसीज, कुछ चेंजेस निकाले हैं, वो अपन रीड करते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं रिडक्शन इन रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर। तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स हैं उसमें हम पूरा पढ़ने ही वाले हैं, पर इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं रिडक्शन इन रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी पहले पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी, पर आज के टाइम में बहुत कम लिमिटेड एरियाज के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल रख रही है। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर शेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर शेयर्स का मतलब यह है कि सरकार कह रही है कि यार अपनी एसेट्स को बेचो,
हमें माथापच्ची में करना ही नहीं, हमें सरकार चलानी है, हमें कंपनियां थोड़ी चलानी है। तो सरकार क्या कह रही है, जो भी इसके एसेट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके अंदर ना उसको बेचने में लगी हुई है, प्राइवेट लोगों को बेचने में लगी हुई है। आगे कह रहे हैं सिक यूनिट्स पॉलिसी। सिक यूनिट्स पॉलिसी का मतलब यह है कि जोन सी यूनिट्स अच्छा काम नहीं कर रही तो या तो उसको सही करो, अगर सही हो सकती है तो, अगर नहीं सही हो सकती तो क्यों माथापच्ची कर रहे हो, उसको बंद कर दो ना। तो इस तरीके से सरकार की सिक यूनिट की पॉलिसी है। आगे बोल रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि मैनेजमेंट और इन सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। तो कैसे करिए, क्या किया, अब हम इन चारों पॉइंट्स को काफी डिटेल में देखने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज है रिडक्शन इन रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर। तो यानी इस टाइम पे 2025 में क्या हुआ है कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए स्पेशल इंडस्ट्रीज रखी हुई है, कि रिजर्व करके रखी हुई थी। यानी पहले क्या होता था, कुछ इंडस्ट्री सरकार ने ऐसी बना रखी थी बच्चों कि उसके अंदर हम जैसे प्राइवेट लोग काम ही नहीं कर सकते थे, उसमें सिर्फ सरकार ही काम कर सकती है। तो आज के टाइम पे ऐसी इंडस्ट्रीज को कम कर दिया गया और प्राइवेट लोगों को बोला आप आ जाओ, कोई बात नहीं, बिजनेस कर लो, हम इसमें नहीं आएंगे। तो देखो क्या बोला है, 1956 की इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी उसमें 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम कर सकता है, आप और मुझे जैसे लोग धंधा ही नहीं कर सकते उसका। आगे इसने बोला 1991 की पॉलिसी, इसके अंदर इसको 17 से हटा के 8 इंडस्ट्री छोड़ा गया। और आज की अगर मैं बात करूं 2021 की वाली पॉलिसी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 से भी कम करके सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है। तो उसमें सबसे पहली ऐसी इंडस्ट्री कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में आप और मुझ जैसे कंपनी नहीं खोल सकते, सिर्फ सरकारी काम करेगी। दूसरा है आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी जो भी आर्म्स से रिलेटेड, एम्यूनेशन से रिलेटेड चीजें हैं उसको आप और मुझे जैसे लोग नहीं कर सकते, उसमें गवर्नमेंट ही काम करेगी। और तीसरा है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही रहेगा, आप और मुझे जैसे लोग अपनी पटरियां डाल के रेलगाड़ी नहीं चला सकते अपने। बात समझ में आया? तो आज के टाइम में सिर्फ ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट काम कर सकती है, आप और मुझे जैसे लोग नहीं आ सकते। हाँ, पहले 17 थी पर अब नहीं है, उसके बाद 8 हुई पर अब नहीं है, आज कितनी है, सिर्फ 3। ठीक है, अब हम सेकंड पॉलिसी देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर्स। तो इसके अंदर क्या हुआ है, मैं ओवरव्यू बता देता हूं। सरकार कहती है कि भाई हमें सरकार चलाने दो, ठीक है, तो हमारी जितनी भी संपत्ति है, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों को बेच दो, हम माथापच्ची नहीं करेंगे। तो यह बोला गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी जब सरकार अपनी इक्विटीज और एंटरप्राइजेस को बेचने लगता है तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें किसको बेचा जाता है, प्राइवेट सेक्टर को और जनरल पब्लिक को बेच दिया जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर यानी मान लो किसी कंपनी को बेच दिया, मान लो कि रिलायंस को बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आम जनता को ही बेच दिया। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई सी कंपनी थी 100% ओनरशिप की अगर मैं बात करूं, जिसमें से 51% मान लो सरकार के पास थी और 49% किसके पास थी, आम जनता के पास थी। सरकार ने बोला यार हमें 51% नहीं चाहिए, हम नहीं चलाएंगे कंपनी, इसको आम जनता को बेच दिया, ये 51% भी बेच दिया। तो ये क्या होता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो यानी ये किया क्यों जाता है, व्हाट इज द एम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ताकि सरकार को पैसा मिल सके। दूसरी बात, ताकि ना पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, ताकि आम जनता आके देखे, नया ब्लड आके कंपनी चलाए। क्योंकि सरकार का आप ये मान के चलो काम नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना, प्रॉफिट कमाना, बिजनेस चलाना, सरकार का काम नहीं होता। आगे कह रहे हैं इंप्रूव मैनेजरियल परफॉर्मेंस। नया बंदा आएगा, पैसा आएगा तो अच्छा मैनेजमेंट भी तो होगा, प्राइवेट लोग आके कंपनी संभालेंगे तो वो प्रॉफिट भी तो अच्छा कमाने की कोशिश करेंगे, जो गवर्नमेंट से शायद ना हो पा रहा हो। आगे कह रहे हैं एनफोर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी फंड्स कैसे मैनेज करना है, तरीके से मैनेज कौन करेगा, सरकार तो नहीं कर पाएगी इतना ढंग से, तो प्राइवेट लोग आके कर देंगे। तो उसके बाद बच्चों है हमारे थर्ड पॉलिसी जो कि है सिक यूनिट पॉलिसी। सिक यूनिट पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो से भी सिक यूनिट है ना उसको हम या तो रीस्ट्रक्चर कर देंगे या फिर बंदी कर देंगे। रीस्ट्रक्चर का मतलब है उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या पता पैसा डाल दें, या फिर जितने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं कम प्रोडक्ट्स निकाल दें, कोई भी सेटिंग बाजी करके आप या तो उस कंपनी को सही करने की कोशिश करोगे, और अगर वो सही नहीं हो सकती तो बंदी कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं। क्या दिक्कत आती है कि जो वर्कर हैं ऐसी इंडस्ट्रीज के, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको बढ़िया नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। तो इसमें लीगल केसेस, लीगल बैटल्स भी बहुत होती हैं। तो होता क्या है, सरकार ने ना काफ़ी सारे अपने प्लान्स बना रखे हैं, जैसे VRS बना रखा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी जिसको कंपनी छोड़नी है वो छोड़ दो, वो हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। या फिर VSS यानी वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, यानी आप कंपनी से अलग होना चाहो तो अलग हो जाओ। ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स दे के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे लोगों को अलग करता है, और बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कहीं और या तो सेट कर दिया जाता है या फिर इनको रिटायर कर दिया जाता है, और बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन पर लगा दिया जाता है ताला। सरकार कहती है हम नहीं चला सकते, और जो हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे वर्कर थे,
उसको या तो हमने कहीं और लगा दिया, वरना हमने उनको पैसे देके घर बिठा दिया वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर। ठीक है, अब ये भी बात हो गई। अब हम आए बच्चे हमारी आज की लास्ट स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यानी इसके अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ना एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करी है, किस किस के बीच में, पब्लिक सेक्टर यूनिट के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के बीच में। इसको समझना मैं क्या कह रहा हूं, किसके बीच में एग्रीमेंट है कि ये तो जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो काम कर रही है, और जो उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करी है। तो सरकार का यह मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सरकार को समझेगी और सरकार ऑर्गेनाइजेशन को समझेगी तो इससे काफी अच्छा काम हो सकता है। तो इसमें यही कहा गया कि एग्रीमेंट्स लाए गए पब्लिक सेक्टर यूनिट के बीच में और रिलेटेड मिनिस्ट्री के बीच में। आगे क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्या हुआ, टारगेट दिए गए नए नए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से बांटी गई और थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस दिया गया कि भाई आप आराम से काम कर लो, हम मिनिस्ट्री, हम गवर्नमेंट आपकी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो इसको क्यों किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों बनाया गया, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और जो वहां के लोग हैं उनसे जवाब मांग सके सरकार कि भाई साहब आपको टारगेट दिया था और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, काम कैसे पूरा नहीं हुआ। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपन अगली क्लास में ग्लोबल एंटरप्राइजेस और एक और टॉपिक है, जो टॉपिक है जॉइंट वेंचर्स, हम उसको कवर करेंगे और अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट बचे तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको कमेंट कर दो, मेरे को व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।